बारिश में सास बहू की फूड डिलीवरी। कांता और उसकी बहू सुनीता दोनों ही विधवा थीं। कांता के पति सुरेश की सड़क हादसे में मौत हुई थी और सुनीता का पति तो शादी के कुछ साल बाद ही मर गया था। उसे पीने की आदत थी। कांता अपनी बहू सुनीता को उसके बेटे की मौत का जिम्मेदार मानती थी। वो अपने दोनों पोते चिंटू और मिंटू को भी प्यार नहीं करती थी। इन दोनों की जीविका बड़ी मुश्किल से चल रही थी। सुनीता के लिए ज्यादा मुश्किल था क्योंकि उसे अपने दोनों बच्चों को भी देखना था। माँ जी, मैंने देखा आपके पास कुछ बिस्किट्स पड़े हैं, वो ले लूं बच्चों के लिए? दोनों ने कल से कुछ खाया नहीं है। क्यों, कल तुम्हें काम के पैसे नहीं मिले? मिले थे ना, पर आटा ले लिया था ना। तो वही खिला दो ना नमक के साथ। तुम्हें अपना सामान दे दिया तो मैं क्या खाऊंगी? माँ जी, हम तो बड़े हैं, ये आपके पोते छोटे बच्चे हैं ना, ये नहीं समझेंगे। पोते? कौन से पोते? तू मेरे बेटे को खा गई, ये दोनों तो मेरे हैं ही नहीं। वो वहां से उठकर चली जाती है। कांता अपने पति का दुख तो भूल गई थी, पर वो अपने बेटे का दुख नहीं भूल पा रही थी। वो अपनी बहू सुनीता को ही इसका जिम्मेदार मानती थी। माँ जी, आप थोड़ा तो सोचा करिए, मेरे पास 2 छोटे बच्चे हैं, मैं कितनी मुश्किल से हम तीनों का पेट भर पाती हूँ। तो मेरी जिम्मेदारी तो है नहीं। मेरा बेटा गया, उसके साथ ये रिश्ता भी गया, समझी तुम? अब तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। एक दिन कांता कमरे से निकली ही नहीं। सुनीता मन ही मन, अरे आज माँ जी दिख ही नहीं रही, कहीं चली तो नहीं गई। वो उनके कमरे में झांकती है। वो देखती है कि कांता कांप रही होती है, वो बीमार होती है। सुनीता उसका ख्याल रखती है और उसको खाना खिलाती है। कांता को समझ आ जाता है कि ये दोनों ही हैं एक दूसरे के लिए। बहू, अब जो हुआ सो हुआ। अब से हमें एक साथ चारों के लिए सोचना होगा। एक दिन तू बाहर जाना कमाने, एक दिन मैं जाऊंगी। दोनों मिलकर अपना एक छोटा ठेला लगाते हैं और छोले पूड़ी बेचने लगते हैं। जल्दी ही उनका ठेला चल निकलता है। आसपास के ऑफिस के लोग, बच्चे, कॉलेज स्टूडेंट्स उनके यहाँ आने लगते हैं। आंटी, आप इतना अच्छा बनाते हो, क्या आप मेरे हॉस्टल भिजवा सकते हो? हॉस्टल? वहां भिजवाना है? बेटा, ये तो सोचना पड़ेगा। कोई है नहीं टिफिन भेजने वाला, और ना ही हमारे पास कोई साधन है आने जाने का। आंटी, अगर मैं आपको अपनी साइकिल दे दूं तो? साइकिल तुम दे दोगे तो फिर आसान हो जाएगा, आदमी तो कोई भी मिल जाएगा। बस सुनीता और कांता तैयार हो जाते हैं शक्ति के पास टिफिन पहुंचाने को। जब बाकी देखते हैं कि टिफिन हॉस्टल तक आ रहा है, वो भी अपने ऑर्डर देने लगते हैं। जल्द ही उन दोनों का ये काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बहू, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। एक एक टिफिन को साइकिल पर पहुंचाना, कब का टिफिन कब पहुंचता है। आजकल तो कुछ लड़के ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं क्योंकि देर हो जाती है। हाँ माँ जी, आप सही बोल रहे हो, कुछ करना पड़ेगा। दोनों यही सोचते हुए अपने ठेले के पास बैठी हुई होती हैं। तभी एक नामी कंपनी का मुलाजिम उनके ठेले पर छोले पूड़ी खाने आता है। ये बड़े लोग तो ऑर्डर दे देते हैं, धूप बारिश में हम दौड़ते रहते हैं। वह पूरा भीगा हुआ होता है और बहुत गुस्से में। मन कर रहा है उठाकर फेंक दो इस डब्बे को। अरे भैया, क्या हुआ? अरे देखिए, इतनी बारिश हो रही है और इन बड़े लोगों को पिज्जा खाना है। ये नहीं सोचते हम भी तो बीमार पड़ जाते हैं। भैया, आप अगर बोले तो ये मैं दे आती हूँ, आप मुझे कुछ पैसे दे देना इसके बदले। वो दोनों ही इस बात पर राजी हो जाते हैं। सुनीता पूरी भीग जाती है पर खाना पहुंचा कर आती है। माँ जी, ये घाटे का सौदा तो है नहीं, अच्छे खासे 100 रुपए मिल गए एक बार के। ये तो ठीक है, पर क्यों ना हम खुद का काम चालू कर दें। अब ऐसे कोई रोज रोज तो हमारे ठेले पर आएगा नहीं ना, कि हमें पता चले कहीं खाना देने जाना है। हाँ, बात तो सही है। हम ऐसा करते हैं कि ऐसा बिजनेस चालू करते हैं जिसमें बारिश का भी असर ना हो। हाँ, बात तो सही है। हम ऐसा करते हैं कि ऐसा बिजनेस चालू करते हैं जिसमें बारिश में भी ना रुकना पड़े। पर ऐसा तो कोई अलग बिजनेस नहीं है, हम अपने ही ये छोले पूड़ी बेचेंगे और बारिश में भी डिलीवरी करेंगे। हाँ, अरे हाँ, ये सही रहेगा। हम सास बहू मस्त छोले पूड़ी बेचेंगे। दोनों अपना बिजनेस चालू करते हैं। वैसे ही उनके ठेले पर बहुत भीड़ होती है। अब तो डिलीवरी भी चालू कर दी होती है और दूर दूर के ऑर्डर बारिश में भी डिलीवर होते हैं। उनकी सर्विसेज सास बहू सर्विसेज के नाम से फेमस हो जाती है, पर कभी कभी उनके पास शिकायतें आती थीं। आंटी, आज दूसरी बार हुआ है कि सब्जी में पानी भर गया। खाना टाइम पर तो पहुंच गया, पर खाने लायक तो नहीं रहा। अविनाश बहुत गुस्से में था। वो पूरा लड़ने के मूड में था क्योंकि वो भूखा था और खाना नहीं मिला था। आज मैं इनसे अपने पैसे वापस लेकर रहूंगा। दोनों ने पागल बना रखा है और इन दोनों के तो मैं ऑर्डर कैंसिल करवाऊंगा। अविनाश ये सब सोच रहा होता है और इंतजार कर रहा होता है कि सुनीता कुछ बोलेगी। भैया,
ये चीज हमें भी सता रही है कि खाना खराब हो जाता होगा, पानी भर जाता होगा और हमारे बच्चे भूखे रह जाते होंगे। ये सुनते ही अविनाश का सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। ओह अच्छा, अब से मैं आपकी मदद करूंगा। अविनाश अपने कुछ पैसे जोड़ता है और दोस्तों की मदद से खाने के टिफिन पैकिंग की थालियां करवाता है। अब सुनीता और कांता का बिजनेस बहुत बढ़ जाता है। अच्छे अच्छे स्टोर्स भी उनसे कांटेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि बाकी सबका खाना बारिश में खराब हो जाता था और सुनीता और कांता जैसे पॉलीथीन्स किसी के पास नहीं थी। काफी लोग उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अपना खाना डिलीवरी का फ्रेंचाइजी भी दे रहे थे। इन सब के बीच में उनका छोले पूरी का बिजनेस भी बहुत आगे बढ़ गया था। चलो बहू, जल्दी जल्दी ये छोले पूरी इन पॉलीथीन में डाल दो, आज बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। हाँ माँ जी, पर बारिश भी इतनी ज्यादा हो रही है, मुझे आज पता नहीं डर सा लग रहा है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। सही कह रही हो बहू, आज मुझे भी डर सा लग रहा है। 100 डब्बे हैं, पैक भी हैं ठीक से, पर इस बारिश में घबराहट हो रही है। वो जगह है भी इतनी दूर, कम से कम 7-8 चक्कर लगाने पड़ेंगे, तब जाकर सारे डब्बे पहुंचेंगे। हाँ माँ जी, चक्कर तो बहुत लगाने पड़ेंगे। चलिए भगवान का नाम लेते हैं और अपना काम चालू करते हैं, बाकी उस पर छोड़ देते हैं। सुनीता डब्बों को गाड़ी पर सवार करती है और ऑर्डर देने निकल जाती है। बारिश बहुत तेज होती जाती है। अरे मैया, क्या बात है, मैं कोई आपका कान्हा थोड़ी हूं जो मेरे पैरों को छूना है। थोड़ी तो मदद करो, कैसा पानी बरस रहा है, मैं कैसे पहुंचूंगी वहां। वो मन ही मन सोचती जाती है और आखिरकार जगह पर पहुंची जाती है, पर अभी बहुत डब्बे देने थे। वो फटाफट दूसरा चक्कर लगाती है, मन ही मन भगवान का नाम लेती रहती है और काम करती रहती है। जल्द ही सारे डिब्बे डिलीवर हो जाते हैं। आप दोनों ने कमाल कर दिया। मैंने इन लोगों से बात की, मिन्नत की कि यह ऑर्डर बहुत ज़रूरी है, आप काम कर दीजिए, पर बारिश का देखकर सब ने मना कर दिया। पर आप दोनों की लगन को मैं मान गया, आपने मेरी इज्जत रख ली। आज से आप दोनों मेरे पार्टनर, हम सब साथ मिलकर काम करेंगे। सुनीता और कांता की तो जैसे खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उनकी मेहनत रंग लाती है, उन दोनों का फूड डिलीवरी बिजनेस चल पड़ता है। काली सास का फूलों का कुर्ता। काली सांवली उर्मिला रसोई में बर्तन धो रही थी, तभी उसकी गोरी बहू कोमल वहां आती है। अरे माँ जी, मैं बर्तन धो लेती हूँ। बहू, अब तू जा यहाँ से, अगर तेरे ससुर जी ने देख लिया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। माँ जी, मेरे होते हुए आप कैसे घर का काम कर रहे हो। बहू मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू जा यहाँ से। तभी कोमल अपने पति राहुल के पास आकर उसे सारी बात बताती है। कोमल और राहुल की शादी कल ही हुई थी। राहुल, माँ जी मेरी एक नहीं सुन रही। कोमल, ध्यान से मेरी बात सुनो। बहुत साल पहले की बात है। मैं, माँ, पिताजी पायल और मेरी सौतेली बहन रिया और मेरी अनीता मासी, जो माँ की हमशक्ल थी, जो कुछ दिनों के लिए हमारे घर पर आई हुई थी। मासी बहुत गोरी खूबसूरत थी। हम सब रोमन गांव में अपनी पुरानी हवेली में रहते थे। हम उस समय बहुत छोटे थे। एक दिन रात में रिया, माँ और अनीता मासी ये तीनों घर की छत पर खेल रहे थे। तभी पता नहीं अचानक कैसे रिया हवेली की छत से नीचे गिर गई और रिया की मौत हो गई। तभी मासी ने हमें बताया कि माँ ने ही रिया को जानबूझकर हवेली की छत से धकेल दिया। ये सुनकर पिताजी माँ को बहुत मारने लगे और पिताजी ने माँ को हवेली के तहखाने में कैद कर दिया। माँ का रंग काला सांवला था, इसीलिए पिताजी हमेशा उनसे नफरत करते थे। कुछ दिन बाद पिताजी को दादी की कसम देने पर माँ को तहखाने से बाहर निकाल दिया। धीरे धीरे समय गुजरता गया और दादी के मौत के बाद मासी भी अचानक कहीं चली गई। तभी हम यहाँ आ गए और उस दिन से आज तक पिताजी ने माँ को घर में नौकरानी की तरह रखा है। माँ अपने कमरे में सोती है और पिताजी रोज अपने अलग कमरे में सोते हैं। वहां जाने की किसी को अनुमति नहीं है। उस दिन से उस कमरे में ताला लगा रहता है और रात को पिताजी उस कमरे में सोने जाते हैं। क्या? अरे बाप रे। हाँ, तब से पिताजी के डर से माँ ही घर में सारा काम करती है। तभी माँ जी इतना घबरा रही थी। तभी राहुल घर से बाहर चला जाता है। हो ना हो इन सब के पीछे कोई राज छुपा है। रात का समय, उर्मिला और कोमल दोनों खाने के टेबल पर खाना लगाते हैं। भाभी, क्या बना है खाने में? पायल, सारा खाना माँ जी ने बनाया है। जब से मैं आई हूँ माँ जी मुझे कोई काम ही नहीं करने दे रही। कोमल बहू, जब समय आएगा तो तुझे ही ये सब करना है। अच्छा, ससुर जी कहाँ हैं? वो खाना खाने नहीं आए? ये सुनकर उर्मिला रसोई में चली जाती है। तभी पायल का पिता कुलदीप वहां आता है। कोमल बहू, जल्दी खाना लगाओ, बहुत नींद आ रही है आज। कोमल, पायल दोनों कुलदीप को खाना परोसते हैं और कुलदीप खाना खाकर सामने अपने बंद कमरे में जाता है और ताला खोलकर अंदर चला जाता है।
पायल, माँ जी को रसोई से बुलाकर लाओ, काफी समय से वो बाहर नहीं आई, हम सब भी खाना खा लेते हैं। अरे भाभी, रात का खाना माँ अपने कमरे में ही खाती है, और रात के समय में कोई उनके कमरे में आए ये माँ को बिल्कुल पसंद नहीं। अब तो माँ कल सवेरे ही अपने कमरे से बाहर आएगी। क्या? पर ऐसा क्यों? भाभी ये हमेशा का है, चलिए हम खाना खाते हैं। कोमल और पायल दोनों खाना खाते हैं। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। उर्मिला सारा दिन घर में काम करने लगी और दोपहर का खाना सबके साथ खाने लगी और रात का खाना अपने कमरे में ले जाती। और कुलदीप रोज रात को अपने उस बंद कमरे में जाकर सोने लगा, जिस कमरे में दिन के समय ताला लगा रहता था। एक दिन दोपहर में, ससुर जी के इस कमरे में कुछ तो राज छुपा है, मुझे पता करना ही होगा। आखिर ससुर जी इस कमरे को ताला लगाकर क्यों रखते हैं? तभी कोमल बाहर आती है और एक दुकान पर उस ताले का फोटो बताकर वहां से एक मास्टर चाबी लेकर घर आती है और कुलदीप के उस कमरे का ताला खोलकर उस कमरे में चली जाती है। अंदर का नजारा देखकर कोमल के होश उड़ जाते हैं। अंदर से वो कमरा बहुत एयर कंडीशन खूबसूरत था, जिसमें एक बड़ा सा बेड, एसी, कूलर और भी कई सारी चीजें थी। अरे बाप रे, ससुर जी का ये कमरा तो कितना शानदार है। तभी कोमल उस कमरे में रखी अलमारी को खोलती है तो उस अलमारी के अंदर सामने ही एक बड़ा ही खूबसूरत सा फूलों का बना कुर्ता लटका हुआ था। उस कुर्ते पर गुलाब का फूल, चमेली का फूल और तरह तरह के खूबसूरत फूल लगे हुए थे। वाह, कितना खूबसूरत फूलों का बना कुर्ता है। एक काम करती हूँ, इस प्यारे से कुर्ते को मैं रख लेती हूँ। ससुर जी इस लेडीज कुर्ते का क्या करेंगे? कोमल उस फूलों के कुर्ते को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। रात का समय, सब खाना खाने बैठे थे। तभी उर्मिला रसोई में आती है। कोई देखे उससे पहले मुझे जाना होगा। उर्मिला रसोई की खिड़की से कूदकर बाहर चली जाती है और चुपके से कुलदीप के उस कमरे की खिड़की के पास आती है और खिड़की खोलकर कुलदीप के उस बंद कमरे के अंदर घुस जाती है। कुलदीप कमरे में आए उससे पहले ही मुझे अपना वो फूलों का कुर्ता पहनना होगा। उर्मिला जैसे ही कुलदीप के कमरे की अलमारी खोलती है तो उसमें वो फूलों का कुर्ता नहीं था। वो कुर्ता तो कोमल अपने साथ ले गई थी। मेरा फूलों का कुर्ता कहाँ चला गया? यहीं तो रखा था मैंने। उर्मिला पूरे कमरे में अपने फूलों का कुर्ता तलाश करने लगती है, पर उसे वो कुर्ता मिलता ही नहीं। तभी दरवाजा खोलने की आवाज आती है। ये सुनकर उर्मिला झट से कमरे की खिड़की से बाहर कूदकर चली जाती है। तभी कुलदीप अपने कमरे में आता है और दरवाजा बंद कर देता है। कहाँ हो मेरी जानी मान, मेरी जाने जिगर, अनीता मेरी जान कहाँ हो? ये क्या? कुलदीप तो उर्मिला की हमशक्ल बहन अनीता को आवाज लगा रहा था। अनीता, अनीता कहाँ हो तुम? कुलदीप अनीता को पूरे कमरे में तलाश करने लगता है, पर अनीता उसे कहीं दिखाई नहीं देती है। अरे अनीता कहाँ चली गई? वो तो इस कमरे से कहीं बाहर ही नहीं जाती, फिर अचानक कहाँ चली गई वो? कुलदीप अनीता को पूरे कमरे में इधर से उधर देखने लगता है, पर उसे अनीता कहीं नहीं मिलती। सवेरे का समय, कुलदीप अनीता के लापता होने से परेशान हो रहा था और उर्मिला अपने फूलों के कुर्ते के लापता होने से परेशान थी। इसी तरह 3 दिनों तक चलता रहा। उर्मिला रोज रात को रसोई की खिड़की से कुलदीप के कमरे में आने लगी और अपना फूलों का कुर्ता तलाश करने लगी, और कुलदीप रोज रात को अपने कमरे में अनीता को तलाश करता रहा। एक दिन रात में कुलदीप सबके सामने उर्मिला को बेरहमी से पीटने लगा। बता उर्मिला, तूने अनीता को कहाँ छुपा कर रखा है? क्या किया तूने अनीता के साथ? अनीता मासी को ये क्या बोल रहे हैं पिताजी? मैं अनीता से प्यार करता हूँ और मैंने सालों से अनीता को तुम सबसे छुपाकर अपने इस कमरे में रखा था, जिसके दरवाजे पर मैं रोज दिन में ताला लगाता था और रात को अपनी महबूबा अनीता के साथ सोता था। पर पता नहीं अनीता पिछले 3 दिनों से कहाँ गायब हो गई। मुझे पूरा यकीन है कि इस उर्मिला ने ही अनीता के साथ कुछ किया है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या? अनीता मासी से प्यार? तभी कोमल अपने कमरे में जाती है और उर्मिला के उस फूलों के कुर्ते को पहन लेती है। उसके पहनते ही कोमल का गोरा रंग अचानक से काला हो जाता है। अरे बाप रे, ये कुर्ता पहनने के बाद मैं इतनी काली कैसे हो गई? कोमल झट से उस कुर्ते को उतार देती है और उसका रंग वापस से गोरा हो जाता है। अरे, मैं फिर से गोरी हो गई, ये सब क्या है? कोमल फिर से वो फूलों वाला कुर्ता पहनती है तो फिर से उसका रंग काला हो जाता है। ओह, ये राज है, अब समझ आई मुझे पूरी बात। तभी कोमल उर्मिला को वो फूलों वाला कुर्ता पहनाकर नीचे सबके सामने आ जाती है। हाँ? कोमल, तुम्हारा रंग इतना काला कैसे हो गया? बहू, ये फूलों का कुर्ता तेरे पास कैसे आया? माँ जी, यही कुर्ता पहनकर आप रोज ससुर जी के कमरे में जाती थी ना? ये कुर्ता पहनकर आपका काला रंग गोरा हो जाता था। बहू,
यह कुर्ता इस काली उर्मिला का नहीं बल्कि मेरी अनीता का है। वही रोज रात को यह कुर्ता पहनती थी। यह तेरे पास कैसे आया? तभी कोमल सबको सारी बात बताती है। बच्चों, जब हम अपनी पुरानी हवेली में रहते थे उस समय मेरी हमशक्ल बहन अनीता अपने घर आई हुई थी। मुझे नहीं पता था कि अनीता मन ही मन कुलदीप से प्यार करती है। एक दिन रिया, मैं और अनीता हम तीनों रात में हवेली की छत पर खेल रहे थे। तभी अनीता ने रिया को धक्का देकर हवेली से नीचे फेंक दिया और सबके सामने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि मैंने रिया को हवेली से नीचे फेंका है। झूठ बोल रही हो तुम उर्मिला। रिया को धक्का तुमने ही दिया था। मैंने रिया को धक्का नहीं दिया था। जब आपने मुझे तहखाने में बंद कर दिया था तभी अनीता मेरे पास आई और उसने मुझे बताया कि ये सब उसने कुलदीप को पाने के लिए किया है और वो कुलदीप को अपना बना कर ही रहेगी। फिर अनीता धीरे धीरे कुलदीप के करीब जाने लगी और जब पूरी तरह कुलदीप अनीता के जाल में फंस गए तभी माँ जी की मौत के बाद एक दिन अचानक अनीता कार के साथ खाई में गिर गई। उस हादसे में अनीता की मौत हो गई थी और ये बात मैंने घर में किसी को नहीं बताई थी। क्या? जब अनीता मर चुकी थी तो रोज रात को मेरे साथ कमरे में कौन सोती थी फिर? वो अनीता नहीं, मैं थी। मैं रोज रात को रसोई की खिड़की से कूदकर आपके कमरे की खिड़की से आपके कमरे में जाती थी और अपना ये जादुई चमत्कारी फूलों का कुर्ता पहनकर गोरी होकर आपके सामने अनीता बनकर आपको खुश करती थी। अगर मैं आपको बता देती कि अनीता मर चुकी है तो आप बहुत टूट जाते, क्योंकि आप भी अनीता से प्यार करते थे। इसीलिए मैं अपने पति को कैसे टूटने देती, इसलिए सालों से मैं आपके साथ ये नाटक करती आ रही थी। ये सुनकर कुलदीप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या तुम मेरी खुशी के लिए इतना सब कुछ कर रही थी और मैं तुम्हें हमेशा बुरा भला कहता रहा? माँ, ये फूलों का चमत्कारी कुर्ता कहाँ मिला आपको? ये एक बाबा ने दिया था मुझे अपने पति को खुश करने के लिए। मैं उर्मिला बनकर तो अपने पति को खुश नहीं कर पाई, पर अनीता बनकर जरूर कर दिया। अपनी पत्नी की इतनी कुर्बानी सुनकर कुलदीप की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उर्मिला के कदमों में गिरकर उर्मिला से रो रो कर अपनी गलतियों की माफी मांगता है और उसके बाद कुलदीप उर्मिला के साथ एक हंसता खेलता जीवन बसर करने लगता है।